स्वागत है एलियर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। आज हम एक बहुत बड़ी नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम राजस्थान की जो नई एनसीईआरटी बनी है या उसमें संशोधन किया है उसके साथ ही हम नई क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं, जिसके अंदर क्लास 10th की साइंस को सबसे पहले सेलेक्ट किया है। इसके अंदर पूरी साइंस सब्जेक्ट को हम इसके अंदर निःशुल्क पढ़ेंगे और प्रत्येक टॉपिक को एकदम गहनता से अध्ययन करेंगे। इसलिए आज हम सबसे पहले क्लास 10th के पहले चैप्टर का नाम जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण है, इसको हम पूरी डीप तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। और इस वीडियो के बाद आप आसानी से प्रत्येक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकेंगे, इतनी मैं उम्मीद और आशा रखता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपको पता होगा कि इस पाठ का पहला नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सबसे पहले बात करें अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होती है कि जब कोई दो, जैसे कोई मान लो ये अभिकारक है, या अभिकारक को समझाने से पहले मैं आपको रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ। यदि जब कोई पदार्थ पड़ा है या फिर कहीं लुढ़क रहा है या जल रहा है या उसको बढ़ता है टेम्परेचर से उसका कलर चेंज हो रहा है, तो अब उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहा है वही उसकी अभिक्रिया है। बात करें रासायनिक अभिक्रिया, तो उसके अंदर जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं उससे जो अभिक्रिया होती है उसे बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। अब बात करें अभिक्रिया की, तो अभिक्रिया में हमेशा अभिकारक और अभिकारक से उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या है, यही तो है क्या अभिक्रिया। क्या है अभिक्रिया। बात करें अब अभिकारक क्या होता है कि तो रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है, अभिकारक। यानी यहाँ पर हम शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखे हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले और रासायनिक अभिक्रिया भाग लेने वाले को बोला जाता है अभिकारक। अभिकारक के द्वारा जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे बोला जाता है उत्पाद। यानी अभिकारक से किसका निर्माण होना, उत्पाद। ये क्या कहलाती है, अभिक्रिया। अब हम इस पाठ में ये भी जानेंगे कि अभिकारक और से उत्पाद के निर्माण की प्रक्रिया को अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया के दौरान क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो देखते हैं हम। यहाँ लिखेंगे वाले परिवर्तन, यानी अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। तो सबसे पहले किसी भी पदार्थ का अभिक्रिया के दौरान क्या परिवर्तन हो सकता है, तो सबसे उसमें रंग परिवर्तन हो सकता है। दूसरा अवस्था परिवर्तन हो सकती है। तीसरी बात करें तो ताप परिवर्तन हो सकता है। और चौथी और अंतिम बात करें तो गैस का आयतन। यानी एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग का परिवर्तन हो सकता है, अवस्था परिवर्तन हो सकती है, ताप परिवर्तन हो सकता है और गैस का आयतन परिवर्तन हो सकता है। यानी यदि अभिक्रिया के दौरान ये परिवर्तन हो रहे हैं, यहाँ पर इसका परिवर्तन होना है, क्या है, अभिक्रिया। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसी पदार्थ का रंग परिवर्तन हो रहा है तो वो अभिक्रिया है या नहीं है। तो ये नाम लिखे हुए हैं तो वो 16 ठीक क्या है, रिएक्शन है। तो आप समझ गए होंगे कि अभिक्रिया के दौरान क्या परिवर्तन होता है, रंग, अवस्था, ताप और गैस। अब हम आगे बात करेंगे कि एक अभिक्रिया के लिए क्या क्या परिस्थिति होना जरूरी है, यानी हम अभिक्रिया को कब करवा सकते हैं। यानी यहाँ लिखेंगे अभिक्रिया को हम सीधे आरएक्शन लिख लेता हूँ। अभिक्रिया के लिए परिस्थिति, तो सबसे पहले ताप के द्वारा अभिक्रिया हो सकती है, ताप को बढ़ाने से। दूसरा, यदि ताप को बढ़ाया जाए तो भी रिएक्शन हो सकती है। और चौथा है, तीसरी बात करें वो है इम्पोर्टेंट, इसके द्वारा उत्प्रेरक के द्वारा। यानी किसी भी अभिक्रिया को उत्पन्न करने या
संपन्न करने के लिए ताप, दाब और उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि किसी अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है, या फिर अभिक्रिया को संपन्न करने के कौन कौन सहायक हैं, तो उत्प्रेरक, दाब और ताप। अब हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन। इसके अंदर हम रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि यदि कोई अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो अभिकारक में जितने परमाणु थे उतना ही परमाणु उत्पाद में होंगे। ये किसका नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार यदि न तो द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और नहीं समाप्त किया जा सकता है, यानी अभिकारक और उत्पाद के दौरान पदार्थों में कोई किसी प्रकार का परमाणु ऊपर नीचे नहीं होगा, यानी परमाणुओं की संख्या हमेशा समान रहेगी। और इसी विधि को बोला जाता है हिट एंड ट्रायल। क्या बोला जाता है? हिट एंड ट्रायल। आप आसानी से, या फिर हिंदी में बोले तो इसको बोला जाता है शरणबद्ध समीकरण या हिट एंड ट्रायल। इस विधि से हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे। चलो शुरू करते हैं। इसको अभिक्रिया करने के लिए हम एक समीकरण ले रहे हैं। आप पूछोगे समीकरण कैसा आया, तो हम आपको बता दें हम एक उदाहरण के तौर पर इस समीकरण को ले रहे हैं और इस समीकरण को कैसे संतुलित करना है वो हम आपको बताएंगे। यदि यहाँ उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं Fe, वो जल के साथ रिएक्शन कराते हैं, अब ये बन जाता है Fe2O3 और H2 गैस का निष्कासन। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तो फेरस के आयन, इसको कैपिटल लिख देते हैं, तो यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ ऑक्सीजन का अणु 1 है और यहाँ 3 है, तो ये कैसे? तो हम इस विधि में यही जानेंगे कि यहाँ पर इनको संतुलित कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले इसको 2 भागों में डिवाइड कर दो। इसको लिख दो लेफ्ट साइड और इसको कर दो राइट साइड। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हम फेरस को, यहाँ पर हाइड्रोजन को और यहाँ ऑक्सीजन को। यहाँ पर कितने अणु हैं? यहाँ 1 है और यहाँ कितने हैं? यहाँ पर है 2। हाइड्रोजन यहाँ 2 अणु हैं, यहाँ कितने हैं? यहाँ पर भी 2। यहाँ ऑक्सीजन का 1 अणु है और यहाँ पर कितने हैं? 3 अणु। ये तो है लेफ्ट साइड और राइट साइड में कितने कितने अणु थे। अब हम इनको करना संतुलित। देखिए यहाँ 1 तो ऑलरेडी है, इसको ये मिटा देते हैं, एक आसानी से मिला जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 ऑलरेडी है और किसकी जरूरत है? 1 और की, तो यहाँ पर 2 लगा दें। देखिए 1 है यहाँ पर और 1 और जरूरत है। यहाँ एक और वापस एक बार समीकरण लिख रहा हूँ। देखो राइट साइड में, देखिए लेफ्ट साइड में पहले यहाँ पर फेरस का अणु कितने हैं? 1। और हमको संतुलित करने के लिए कितने जरूरत है? 2, तो हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर फेरस के कितने अणु हैं? 2 और यहाँ पर कितने हैं? 2, मतलब फेरस हो गया कंप्लीट। अब देखो हाइड्रोजन को, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 और यहाँ पर भी कितने हैं? 2, लेकिन ये ठीक है। लेकिन अब यहाँ ऑक्सीजन पर आइए, यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु कितना है? 1 और यहाँ पर कितने हैं? 3। अब कैसे करें? ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमको 3 अणु लगाने पड़ेंगे। यहाँ पर हम सीधे लगा देते हैं 3। अब 3 लगा देंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दूनी 6। यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए 100 और ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3। ये हो गया, ये हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 100। तो इसको भी करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे? 100। तो यहाँ पर कितने करें? यहाँ पर कितने लिखें कि 100 हो जाए? 2 ऑलरेडी है, यहाँ पर 3 लिख देते हैं, क्योंकि 3 दूना 6 हो गए और यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 दूना 6 है। तो आप देख सकते हैं कि समीकरण एकदम संतुलित हो चुका है। अब हमें एकदम स्पष्ट रूप से इसको लिखे संतुलित समीकरण के रूप में, तो 2Fe प्लस 3H2O Fe2O3 प्लस 3H2, यानी ये क्या है? संतुलित
समीकरण। ऐसा है संतुलित समीकरण। आप इसी प्रकार से बिल्कुल साधारण करना है, कुछ नहीं करना है। राइट साइड लेफ्ट साइड वाले को एक साइड लिखिए और राइट वाले को एक साइड लिखिए, फिर देखिए कि यहाँ कितने कम है और यहाँ कितने कम है, इसके हिसाब से गुणा कर आप जोड़कर आसानी से कर सकते हैं। ये तो था संतुलित समीकरण। अब हम बात करेंगे आगे कि कितने प्रकार की रिएक्शन होती है और कौन कौन सी रिएक्शन होती है। सबसे पहली रिएक्शन यहाँ पर लिख देते हैं, रिएक्शन के प्रकार। सबसे पहली है वो है संयोजन। क्या है संयोजन? संयोजन का मतलब क्या होता है कि जुड़ना। तो इसी प्रकार इस क्रिया क्या होगा, अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? उत्पाद का निर्माण करेंगे। कैसे? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं कोयले का दहन। आपको बता दें कि इसके अंदर जो भी मैंने उदाहरण लिए हैं वो भी एनसीईआरटी बुक्स से ही लिए हैं, ताकि आपको तो आसानी से समझ आए। सबसे पहले कोयले का दहन। कोयले के दहन का मतलब ये होता है, जैसे ये कार्बन का दहन का मतलब जलाना मतलब वायुमंडल ऑक्सीजन का जलाने पर ये क्या बन जाएगा? CO2। यानी आप देख सकते हैं कि कोयले का दहन करने के रूप में जब दो है, यहाँ पर देखिए दो अभिकारक है, एक कार्बन है और यही ऑक्सीजन है, और संयोजन के द्वारा CO2 का फॉर्मेशन बना। यानी हम कह सकते हैं कि दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का फॉर्मेशन हुआ, इसके कारण ये संयोजन अभिक्रिया। एक और उदाहरण देख लेते हैं। की बात करें या उच्चारण की बात करें तो बोलेंगे जल का निर्माण। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन को, तो ये हो जाएगा H2O। यानी वायुमंडलीय ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो इसका निर्माण होता है जल का निर्माण। देखिए, यहाँ पर भी दो अभिकारक है और मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जल अभिक्रिया। अब बात करें एक और नए उदाहरण की। मान लीजिए ये बिना भुजा हुआ सोना है, यानी एकदम ताज़ा सोना हो। जैसे हम घरों में जो वाइट लिपि करते हैं उसमें जो वाइट कलर का लाते हैं ना, ये कि लिपि के में दो कलर यूज होते हैं। एक तो होते हैं जो एकदम वाइट वाली लिपि करते हैं, वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जबकि ये है सोना। जब ये है बिना भुजा हुआ सोना, यानी मकान बनाने के लिए जो सोना यूज करते हैं ना, उस सोने की बात करें जिसमें पानी नहीं मिलाया गया, एकदम कट्टे वाला है, वो है बिना भुजा सोना। इसके अंदर जब जल मिलाएंगे तब ये हो जाएगा भुजा हुआ सोना। तो यहाँ देख सकते हैं दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का फॉर्मेशन किया, तो ये हो गया भुजा हुआ सोना। तो आप देख सकते हैं संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का फॉर्मेशन करें। ये सभी अभिक्रिया देख सकते हैं।